नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ओडिशा में पीएम मोदी ने किया प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ। बोले, अप्रवासियों के दिल में धड़कता है भारत, दुनिया में बज रहा भारत का डंका, गर्व से ऊंचा रहता है मेरा सिर। जाट समाज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, दिल्ली के जाटों को ओबीसी सूची में करे शामिल। तो कांग्रेस बोली, 10 साल तक याद क्यों नहीं आई। संभल प्रशासन के खिलाफ शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची जामा मस्जिद कमेटी। कोर्ट से लगाई गुहार, जामा मस्जिद में यथास्थिति बनाए रखने की मांग। तिरुपति मंदिर में हुआ बड़ा हादसा। टोकन बंटने के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत। पीएम मोदी, राहुल गांधी ने जताया दुख। सीएम नायडू ने लगाई अधिकारियों को फटकार। पीएम पद से इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो को लगा झटका। कनाडा की कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। निज्जर मर्डर केस के 4 आरोपियों को मिली बेल। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारे सामने 2047 का लक्ष्य है। विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने सम्राट अशोक से लेकर महात्मा बुद्ध तक की चर्चा की और ये भी कहा कि पिछले 10 साल में दुनिया के कई नेताओं से हमारी मुलाकात हुई और सबने अपने देश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की खूब सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि अप्रवासी जहां जाते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं, इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। इसी के चलते दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज प्रवासियों की जमकर तारीफ की है पीएम मोदी ने। देखिए, पीएम मोदी जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपने डिप्लोमेटिक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, डिसीजन का मतलब ये होता है कि हर देश के साथ संबंध अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से भारत की विदेश नीति जितनी बेहतर हुई है, जिन देशों ने भारत से किनारा कर लिया था वो हमारे साथ खड़े हैं। जो हमारे पड़ोसी देश भारत के उस यूपीए के दौरान की डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण या कहें कि सोनिया गांधी की नीतियों के कारण, क्योंकि उस समय सुपर पीएम तो सोनिया गांधी हुआ करती थी, किसी तरीके से श्रीलंका के साथ संबंध खराब कर लिया, म्यांमार के साथ संबंध खराब कर लिया, आसपास के देशों से ऐसे संबंध खराब कर लिए कि वहां चीन का दबदबा बढ़ने लगा। आज स्थिति क्या है? आज हम हर फ्रंट पर, यानी कि जिन देशों में जाएं, चाहे जो बार बार कहा जाता था हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होगी तो सऊदी अरब तुम्हें तेल नहीं देगा, यूएई से संबंध खराब हो जाएंगे, सारे इस्लामिक कंट्री हमसे दूर हो जाएंगे, वही सऊदी अरब, यूएई आज पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। तो जब पीएम को सर्वोच्च सम्मान दे रहा है और पीएम की नजर उन देशों में रहने वाले भारतीयों के ऊपर है जिसको कैसे हम किसी भी स्थिति में सहायता करने के लिए तैयार हैं, तो प्रवासियों के मन में भी पीएम मोदी के लिए अलग से सम्मान है। तो जो नीतियां अभी भारत की है, उसी के कारण जो दूसरे देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं वो भी भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और उनका जुड़ाव पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। वो कुछ वापसी के लिए, कुछ अपने देश के लिए, कर गुजरने के लिए कुछ न कुछ सोचते करते रहते हैं। पहले की स्थिति ये थी कि वो जो बाहर जाते थे वो वापस लौटने की बात, यहां आने की बात, यहां के बारे में सोचने की बात तो छोड़ दीजिए, वही चर्चा होती थी और उसके बाद वो लोग सोच लेते थे कि हिंदुस्तान को जैसे कांग्रेसियों ने करप्शन का अड्डा बना दिया है, वहां वापस कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ तो फिर समझ लो कि इन लोगों की दलाली देते देते ही सारी जेब खाली हो जाएगी। जी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव को हर हालत में जीतना चाहती है। यही कारण है कि हर रोज नए नए ऐलान किए जा रहे हैं, खूब गहमागहमी देखी जा रही है। केजरीवाल ने आज दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की
ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी। केजरीवाल के इस बयान के बाद अब इस पर कांग्रेस ने हमला बोला है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि जाट समुदाय इतने लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले नहीं जागे। उन्होंने कहा कि आरक्षण सूची में जोड़ने के लिए संविधान में एक प्रावधान है, राजनीतिक पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। 10 सालों तक जाटों की याद क्यों नहीं आई, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बेचैनी में क्यों है केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल क्या करता है, हमेशा से पिछले 11 सालों से क्या कर रहा, 2015 से 25 हो चुका है इसके सरकार की। 2013 में भी कुछ समय के लिए सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार बनने के बाद इसने किया क्या? सबसे बड़ा काम क्या किया? अपनी जिम्मेदारियां दूसरे के ऊपर डालना। ये पहला इसका काम था। प्राथमिकता यही है कि कोई भी जो काम नहीं हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को या एलजी को ठहराओ। उसके बाद जो काम हो रहा है, चाहे वो एलजी के आदेश पर हो या केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका क्रेडिट ले लो। वो क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहेगा बैठकर। और उसके बाद तीसरे स्तर पर ये पॉलिटिकली जो पूरे 5 साल तक राजनीतिक मुद्दे को उठाता रहता है, मीडिया में आने के लिए 500 करोड़ का बजट चाहिए कि किसी तरीके से हम ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता, चाहे इनके ऊपर सैकड़ों आरोप क्यों न लग जाए, लोगों को भ्रमित करते रहो कि देखो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। ये केजरीवाल की स्टाइल है। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही है। अलग अलग पार्टियां इसको अपनाने की कोशिश करती है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अभी भी यही काम कर रहा है। चुनाव के समय इतनी घोषणाएं, 10 साल तक सोए हुए थे। ये संदीप दीक्षित ने सही बात कही कि तुम वैसे नेता हो जिसने बिना कोई सबूत के शीला दीक्षित के ऊपर सैकड़ों आरोप लगाए। ये पर्ची लेकर घूमता था कि देखो जैसे ही सरकार बनेगी शीला दीक्षित को जेल में भर देंगे। यही कहता था कि सोनिया गांधी को पकड़ लो और उसके बाद पूछताछ करो, तभी तो घोटाले के राज खुलेंगे। और जब इसको पकड़ लिया गया, ईडी ने पकड़ा, तो कहता है कि पकड़ने से क्या होगा, हमारे घर में कुछ नहीं मिला। ये लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है। बौखलाहट इसकी इसलिए है कि जब अलग अलग क्षेत्रों में या लोग कांग्रेस की सरकारों की बात कर रहे हैं या पीएम मोदी के अपने नए, ये जो दिल्ली की बात है उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली के लोग दो तरफ बटे हुए हैं। तीसरे जो बचे कुचे वोटर हैं वही हमारे पास बचे हैं, तो अब नौटंकी ड्रामा करके किसी तरह से उन लोगों को वापस लाने की तैयारी है। जी, इस खबर में बात संभल की। संभल जिला प्रशासन के खिलाफ शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश देने की गुहार लगाई है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम न उठाया जाए। साथ ही संभल जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए समुचित कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कमेटी ने कहा कि जिला प्रशासन इलाके में पुराने मंदिर और कुएं तलाशने में जुटा है। इतना ही नहीं, शाही जामा मस्जिद कमेटी के चेताने के बावजूद मस्जिद के पास बने कुएं में जांच की गई। ये काम किसी भी तरह शांति और सौहार्द स्थापित करने का नहीं था। इतनी ज्यादा डर में क्यों है मस्जिद कमेटी? देखिए, ये शाही जामा मस्जिद, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि ये शाही शब्द को हटा दे। ये शाही शब्द कहीं भी नहीं रहना चाहिए। ये शाही शाही करके हर जगह मस्जिद के आगे शाही लगा दो, खाने के आगे शाही लगा दो, शाही मुगलई, शाही व्यंजन, ये शाही शब्द ये खत्म कर देना चाहिए हिंदुस्तान की डिक्शनरी से। और दूसरी बात यह है कि ये बौखलाहट में है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो इनके प्रति प्रेम उमड़ता है उसी का फायदा ये लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ये करना चाहती है, प्रशासन वो नहीं करने देना चाहती है। शांति और सौहार्द की भाषा इन लोगों ने अभी तक सीखी है। शांति ये तब चाहता है जबकि इनको लगता है कि अशांति होने से हम खत्म हो जाएंगे। जब इसको लगता है कि अशांति होने से हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हम मजबूत हो जाएंगे, तो यह अशांति पैदा करेगा। लेकिन दिख रहा है कि संभल में अशांति सौहार्द को ठेस पहुंचा, तो इसका मतलब है कि यह शाही जामा मस्जिद नहीं बचेगी। अभी
कुएं खोदे जा रहे हैं, पूरे संबल में तीर्थस्थल खोदे जा रहे हैं, खोजबीन की जा रही है। ये कोई शिकायत करने का विषय है? ये जो शिकायत कर रहे हैं उसको ये समझना चाहिए कि तुम्हारा एरिया मस्जिद परिसर के अंदर है। मस्जिद परिसर के बाहर प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में बैठकर वो जज डिसाइड नहीं करेंगे। या तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ही मस्जिद में बैठ जाए वही टेबल कुर्सी लगा के कि आगे से संभल के अंदर कुछ भी होगा तो वो पहले पुलिस आकर हमसे संपर्क करे और हम आदेश पारित करेंगे। जो स्थितियां हिंदुस्तान में चल रही है, ये भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध कोर्ट बन जाना कि हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई कर रही थी, लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी इस बात के लिए कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में तब तक कोई और नया विवाद पैदा नहीं होगा, कोई नई याचिका नहीं आएगी। तो ये याचिका क्या है? हिंदुओं की याचिका नहीं आएगी, लेकिन मुस्लिम कमेटी, मुसलमानों की याचिका आएगी आपके पास, उसे एक्सेप्ट करोगे और उस पर निर्देश जारी करोगे। जब याचिका की बात आपने कह दी कि अभी फर्दर कुछ नहीं होगा तो दोनों तरफ के लिए होना चाहिए। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम धीरे धीरे ध्वस्त होगा, ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। और अब बात तिरुपति में हुए हादसे की। हिंदू आस्था के बड़े केंद्र तिरुपति में बड़ा हादसा हो गया। यहां भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तिरुपति मंदिर के विशेष बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए 8 स्थानों पर टोकन काउंटर बनाए गए थे। इस दौरान ही बैरागी, पटेदा इलाके और MGM स्कूल के काउंटर पर भगदड़ मच गई। यहाँ हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। भगदड़ में कई लोग दब गए और 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं PM मोदी, राहुल गांधी और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया। हादसे के बाद प्रशासन पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लग रहा है, जिसके बाद CM नायडू ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। CM ने सवाल किया कि जब ये पता था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उस हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं कर सके? हादसा तो हो गया, मिसमैनेजमेंट का आरोप लग रहा है। देखिए, मिसमैनेजमेंट तो है और ये मिसमैनेजमेंट एक जगह नहीं है, कई बड़े मंदिरों में है और इसलिए मांग की जा रही है। अभी सरकार, सत्ता इन चीजों पर सोचने के लिए तैयार है तो मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड बना दिया जाए। हिंदू धर्म स्थलों के विकास के लिए, उनके व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदारी ट्रस्ट की होनी चाहिए और वो बोर्ड जो है अपने तरीके से मैनेज करेगा। जितना पैसा आएगा उसके अनुसार खर्च भी किया जाएगा। आजकल साउथ इंडिया के मंदिरों में ज्यादा है कि इन लोगों ने जिस तरीके से धर्म स्थलों के पैसे को दूसरे जगह पर खर्च करना शुरू कर दिया है, वहां पर व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रही है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं और वहां पर जो पवन कल्याण है उनके बारे में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वो सनातन धर्म संस्कृति के लिए कुछ भी, एक भी गलत कदम उठाएंगे, क्योंकि पवन कल्याण पर अभी पूरे आंध्र प्रदेश के हिंदुओं को भरोसा है और दूसरे जगह के लोग भी जानते हैं कि वो सनातन धर्म को लेकर अभी कितना सीरियस है। तो अभी ये मिसमैनेजमेंट हुई है, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, चंद्रबाबू नायडू को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन आगे ये देखना जरूरी है कि कोई भी मंदिर, बड़े मंदिर हैं और वहां पर जब श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है। अगर मंदिर बोर्ड के पास पैसा रहेगा, ट्रस्ट के पास पैसा है, अगर प्रशासन को लगता है कि हम अपने खर्च से नहीं कर सकते, उनसे लो, CISF की नियुक्ति करो, CRPF की नियुक्ति करो, लेकिन यह व्यवस्था सुधारने की जरूरत अभी है। जी। आखिरी खबर में बात कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक और झटका लगा है। पहले उन्हें PM की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, अब उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रूडो जिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत पर दोष मढ़ रहे थे, उसके हत्यारोपियों को उनके ही देश की अदालत ने रिहा कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर के कथित 4 हत्यारे जमानत पर रिहा हो गए हैं। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की 11 फरवरी को सुनवाई होगी। सबूतों के अभाव में कनाडा पुलिस निचली कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स पर रिहा कर दिया है। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, ट्रूडो तो अब गया, ट्रूडो की बात नहीं है, यह आगे आने वाले वहां के प्रधानमंत्री की है जो कि लिबरल पार्टी का नेतृत्व करेगा। ये ट्रूडो तो सरेंडर कर चुका है। इसने जो भारत के ऊपर आरोप लगाए, अब यह बताएगा कि किसके इशारे पर लगाए थे। निज्जर हत्याकांड की बात है, हत्या हुई उसकी, खालिस्तानी समर्थक था। तुमने पूरे कनाडा को, यहां तक कि पिछले
4 सालों से अमेरिका में भी यही रवैया अपनाया जा रहा था। जो हमारे भगोड़े हैं, जो जिसे हमने नोटोरियस टेररिस्ट घोषित कर दिया है, उसकी सुरक्षा करोगे, उन लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करोगे। तुम्हारे यहां रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को वो खतरा पहुंचाए। और उसकी हत्या किस वजह से हुई, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मीडिया में आके भारत सरकार करना शुरू कर दिया। आज उसी के कोर्ट ने बता दिया कि देखो, इनके खिलाफ तुम्हारे अपने ही पुलिस के लोगों ने सबूत देना नहीं उचित नहीं समझा और सबूत मिला भी नहीं, तो फिर जमानत मिल गई। अब ट्रूडो के बाद जो आएगा उसको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान से पंगा लेना है या खालिस्तानियों का समर्थन करना है या फिर कुछ दिन के लिए सरकार में रहना है। ट्रूडो तो अच्छा खासा समय 10 साल तक प्रधानमंत्री रह चुका था, लेकिन अब आगे जो आएगा उसको सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी हरकतें बार बार करते रहे तो या तो सरकार नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगा, या पूरा कनाडा, जिस तरह से चर्चा चल रही है, ट्रंप ने संकेत दे दिया कि देखो भाई, कनाडा में तुम लोग शासन करने के लायक ही नहीं हो, देश चलाने के लायक नहीं हो, हमारे लिए भी सिरदर्द बने हो, क्योंकि कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में घुसने वाले ये आतंकवादी, ये ड्रग स्मगलर, जितने ड्रगिस्ट, ये सारे हथियार का कारोबार वहां के बॉर्डर से हो रहा है, सबको रोक लगाना पड़ेगा, या तो तुम हमारा ही एक स्टेट बन जाओ। तो जो स्थितियां कनाडा में चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो की इस नाकामी, इस निकम्मेपन का परिणाम है, जो किसी और के इशारे पर किया, अब उसका भुक्तभोगी बन रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।